मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आप लोगों से बात करते हुए। कुछ लोग बड़े परेशान और व्याकुल थे, तो और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं बीच में कि मुझे आपके बीच दोबारा से आना पड़ा। तो मेरे 68,500 वाले जो मित्र हैं वो मुझसे काफ़ी अच्छे से परिचित हैं। शायद 69,000 वाले जो भाई लोग हैं वो इतना परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वो भी मुझसे जल्दी ही परिचित हो जाएंगे। मेन बात जो थी, आज मैं 68,500 से इधर 69,000 पे ज़्यादा बोलने आया हूँ। 68,000 पहले मैं 68,500 के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद 69,000 में जो भी कुछ हुआ है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ, और आपको जिससे समझने में आसानी हो कि क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो मित्रों, पहले 68,500 के मैं थोड़े से संक्षेप में आपको बता दूं कि 8 जून से कोर्ट जो है खुलने वाले हैं, और हमारी टीम से जो है मेरी बात हुई है, और जैसा कि सबको अवगत करा दिया गया है, जल्द से जल्द सबको लखनऊ भेजा जा रहा है और दोबारा से आपके केस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी वादा किया था, मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ और हमेशा रहूँगा भी आगे। तो जैसा 68,500 मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसी के हिसाब से हमारी टीम ने आपको प्रॉमिस किया था, तो काम किया जा रहा है उस पर। और इतने लंबे 2 साल से जो काम किया जा रहा है वो आगे भी कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिएगा। तो जल्द से जल्द, हम जितना भी जल्द से जल्द हो सकता है उसकी डेट लगवाई जाएगी, क्योंकि वो कॉज लिस्ट में चला गया होगा, तो उसमें निकलवाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द आपका केस की हियरिंग शुरू कर दी जाएगी। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं 69,000 से शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर आना चाहता हूँ, जिसमें मुझे लगता है अभी तक डेटा तो देखो नहीं आया है, लेकिन जैसा इनडायरेक्ट डेटा जिसको बोल सकते हो, इनडायरेक्ट डेटा के हिसाब से जरा जो मेरा एनालिसिस बोलता है, कुछ लोग अभी इस चीज़ को देख के परेशान थे, कुछ लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि 0.4 मार्क्स में 18,000, एक्चुअली आप लोग उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। जिन लोगों ने वो पोस्ट की है, आप उसको समझने में थोड़ी तरीके से नाकाम रहे हैं मेरे हिसाब से। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर 69,000 में 50% अनरिजर्व सीट पे सभी का सिलेक्शन कर लिया जाए, तो उसमें ओबीसी, एससी या जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन ले सकता था। तो वो कट ऑफ जो जाती, वो कितने जाती है आपके 67.1 के आसपास। अभी अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं ये, लेकिन फिर भी चलो इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 18,000 सीटें जो बचती, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए बचती, है ना। अब उस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट में 4.4 में क्या ऐसा हुआ कि 18,000 लोगों का सिलेक्शन हो गया? तो ये ऐसा सरासर गलत है। एक्चुअली इस 18,000 सीटों में उनका भी सिलेक्शन है जिसके 72 नंबर है, 75 नंबर है, 78 नंबर है, शायद 80 नंबर भी होंगे, इवन शिक्षा मित्र भी हो सकते हैं उसमें। और ये किया किस लिए गया है? ये किया किस लिए गया है? एक, सरकार के पास बहाना रहा कि हम एमआरसी को अप्लाई कर रहे हैं, और एमआरसी अप्लाई करने में अगर किसी की हाई मेरिट है तो उसको किसी जिले में अगर पहली वरीयता दी है तो ओबीसी की सीट उसको दे दी गई, ठीक है। इसको मैं दोबारा से दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि कोई बंदा है और एक जिले में 100 सीटें हैं, उसमें 50 सीटें होंगी आपके जनरल की, 50 रिजर्व कैटेगरी की, कोई भी कैटेगरी हो सकती है उसमें, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी। अब किसी बंदे ने ओबीसी का था, अब हाल ही मान के चलिए वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा लोगों ने चॉइस डाली है, लखनऊ हुआ या मेरठ, गाजियाबाद, इस तरह का कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा लोगों ने चॉइस डाली है, और जनरल वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने उसमें फाइट किया। कोई ओबीसी का बंदा है, मान लो जिसका 70 कम्यूटिलेटिव मार्क्स है, जिसका 70 गुणांक है, उसने उसमें फाइट करना शुरू किया, तो अगर वो स्टेट वाइज आप पूरी मेरिट बनाएंगे तो वो ओबी जो है जनरल की सीट ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अभी उसको पहले डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया, तो डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि कट ऑफ चली गई 70+ के आसपास, तो उसको उस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में जनरल की कैटेगरी में सीट नहीं मिली। अगर वो पूरे स्टेट का देखा जाए डेटा तो वो जनरल की सीट पे फाइट करेगा, लेकिन उस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हुआ कि वो जनरल की सीट नहीं पा पाया, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था 68,500 में कि उसको वहां की सीट ना देके जनरल में कहीं और जहां सीट खाली थी, दूसरी तीसरी चॉइस वो दे दी गई थी, जिसमें काफी विवाद हुआ था। अब एमआरसी को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां जो उसकी फर्स्ट चॉइस थी वो ओबीसी पकड़ा दी।
चलिए यहाँ तक बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो सीट वो ऑक्यूपाई करता वो बंदा किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके, तो वो ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी वो सीट, या एससी के लिए, जिस भी कैटेगरी का बंदा वो फाइट कर रहा है, रिजर्व कैटेगरी को कोई बंदा फाइट कर रहा है, उसके लिए वो सीट वहां पे किसी और डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या सीट क्या कर दी गई, वो सीट सिर्फ जनरल के लिए खुली रहने दी गई। अब इसमें इस केस में हुआ क्या है, क्योंकि 97 प्लस जो है क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एरिया में 97 के आसपास ज़्यादा लोग जनरल के पास हो रहे हैं, 97 प्लस में ओबीसी एससी वाले कम रहे होंगे। तो मोस्टली हुआ ये कि मैक्सिमम जो फाइट किया वो जनरल वाले कैटेगरी के लोगों ने किया, और ओबीसी की या एससी की सीट पे, एसटी की सीट पे जनरल कैटेगरी का बंदा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको और मोटे तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि 69,000 सीटें हैं। मैं अभी फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन का उसको अलग से कैटेगराइजेशन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 69,000 में से 50% सीटें बैठती हैं 34,500। 34,500 सीटों के हिसाब से अगर आप पूरे स्टेट का कट ऑफ का मेरिट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसका मेरिट ऐसे बनेगा कि पहले आप सारे लोगों का गुणांक वाइज आपका लिस्ट बनाएंगे, ऊपर के जो टॉप 34,500 होंगे उनको आप सीट्स अलॉट कर देंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। उसके बाद से जो होगा फिर 27% सीटें निकाली जाएंगी, वो सिर्फ ओबीसी की अलग से मेरिट बनाई जाएगी, उसको दिया जाएगा, और एससी की अलग। इस तरीके से आप पूरा 100% फिल कर देंगे सीट। लेकिन इस केस में हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे जैसा मेरा डेटा अब तक, जैसा अब मेरा अनुमान बताता है, 34,501 सीट पे के नीचे जितने भी होंगे उसमें कोई जनरल का कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। अब कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि एमआरसी को अप्लाई किया गया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा गणित कहता है, तो एक्चुअली कोई भी रूल अगर बनाया जाता है तो वो रूल अगर किसी चीज से या कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से विरोधाभास रखता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से बना के उलझाने की कोशिश कर दी गई है, एक असमंजस की स्थिति क्रिएट कर दी गई है जिससे लोग समझ ना पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि डेटा नहीं दिया गया है, गुणांक नहीं दिया गया, किसी की कैटेगरी नहीं दी गई, इवन कट ऑफ तक नहीं बताई गई लोगों को, कि लोगों के पास डेटा ही ना रही, कैसे प्रूव करेंगे बिना डेटा के। तो मित्रों, ये हुई आपके जो इस सिचुएशन में समस्या हुई। देखो, मैं किसी कैटेगरी के फेवर में या विरोध वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी जनरल वालों से कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं है। तो लेकिन ये बात है कि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है उसे मैं बोलने में नहीं डरूंगा। अगर किसी को आरक्षण से समस्या है तो देखो, ऐसा है, सब चीज़ें अमेंड होती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवा सकते हैं, बिल ला के स्पेशल मेजोरिटी से वो पास करा के आप कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा भी चाहें तोड़ मरोड़, 10% EWS हो गया, तो आप जो भी चाहें वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो सही है वो आप करें, मुझे कोई समस्या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो शायद मुझे समस्या होगी। तो जो अभी तक की कहानी है वो इस तरीके से है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं अब तक अपनी बात को आपको समझाने में समर्थ रहा हूँगा। अब जो भाई इससे प्रभावित हैं, अब इससे होता क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या सिचुएशन बनती, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सिचुएशन ये बनती, मेरे हिसाब से 70 प्लस के आसपास कट ऑफ होती जनरल कैटेगरी की, और 63 के आसपास कट ऑफ होती ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, तो 63, और सेकंड काउंसलिंग में शायद वो 62 तक भी आ सकती थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है 68,500 में, जो जिला आवंटन से दूर में, वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, तो वो भी जनरल की सीटें ही खाली करते हैं। ठीक है, तो मित्रों, अब इस मेरे हिसाब से 62 प्लस और जितने सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी कैटेगरी के लोग, वो मेरे हिसाब से इस चीज़ से प्रभावित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप मानिए इस बात को या मत मानिए, लेकिन मेरा डेटा है और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही आज तक नहीं बोलता हूँ। पिछला जितने मेरे जो लोग भाई लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे अच्छे से समझते हैं, उनको पता है इन चीज़ों का। ठीक है,
तो मित्रों ये एक बात रही, लेकिन अब इसमें आप कर क्या सकते हैं। कुछ लोगों का ऑप्शन है कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऑप्शन दूसरा कि हम आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कि हम ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 पिछड़ा वर्ग आयोग में जा सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ में थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं, थोड़े से लिमिटेशंस हैं। अब उसमें समस्याएं ये हैं कि देखिए ट्वीट करेंगे, आप इधर उधर हल्ला मचाएंगे, मिलने जाएंगे। देखो मैंने 68-500 में मैंने इतना इन्वॉल्व रहा हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब कहें कुछ भी, लेकिन मेरा एक पूरा मुझे सारी चीज़ों का पता है शुरू से लेकर आखिर तक का। तो आप इधर उधर जाएंगे, ओबीसी नेता से मिलेंगे, सिर्फ आपको आश्वासन मिलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख के रख लीजिए। आरटीआई आप डाल सकते हैं, आरटीआई डालना चाहिए आपको, लेकिन आरटीआई में मैं श्योर नहीं हूँ कि आरटीआई का आपको शायद 5-6 महीने में भी रिस्पॉन्स मिल जाए, तो आप बहुत बड़ी बात समझिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अब बचा पिछड़ा वर्ग आयोग को आप लिख सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पिछड़ा वर्ग आयोग के पास एक पावर होती है सुमोटो एक्शन लेने की, लेकिन हमने पहले भी काफ़ी बार देख चुका पिछड़ा वर्ग आयोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में लेता नहीं है। मैं आपको मतलब डिमोटिवेट करने के लिए चीज़ नहीं बोल रहा, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके लिए मैं उस हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो मित्रों एक ऑप्शन बचता है कोर्ट का, ठीक है। अब मान लेते हैं आप कोर्ट में भी जाएंगे, तो आप कुछ लोग बोल रहे होंगे, मेरे देखो कुछ लोग ऐसा अति उत्साह में ऐसा भी बोल रहे होंगे कि आपको स्टे मिल जाना चाहिए, बस कल ही केस फाइल कर दीजिए। तो इस तरीके से नहीं होगा मित्र, आप कितना भी कोशिश करें तो 6 जून से पहले आप स्टे नहीं ले पाएंगे। इवन केस ही फाइल हो जाए, आपका लिस्ट हो जाएगा, लगने में ही इतना टाइम आपको लग जाएगा। दूसरी बात, इतनी जल्दी आप केस फाइल करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, आपकी पिटीशन में क्या लिखा गया है विदाउट प्रूफ, और प्रूफ नहीं है आपके पास में कोई ऐसा रिटर्न में, बिना प्रूफ के आप क्या लिखेंगे अपनी पिटीशन में। तो इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से काम लेके चलिए, ऐसा मत सोचे कि ये मुकदमा बल्कि हम जाएंगे कोर्ट में और आपके फेवर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना मुझे ज़रूरी लगता है, इसलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। देखिए इसमें टाइम लगेगा, इस केस में मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। और कितनी मेहनत लगेगी, अगर कोई पूछे कितनी मेहनत लगेगी, आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी इस केस में भी। आप सोच रहे हैं कि इजीली जब तुम जाओगे कोर्ट में और जज साहब बोलेंगे हाँ भाई हाँ ऐसा गलत हुआ है, तो आप भूल जाइए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और शायद मुझे पता है शुरुआत में सब बोलते हैं हम मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद सब अपना इधर उधर निकल जाते, कुछ ही लोग बचते हैं जो सही दिल से मेहनत करते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो लास्ट तक मेहनत कर पाते हैं। तो मित्रों मेहनत बहुत लगेगी इसमें, और ठीक है। अब इसके बाद टाइम मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगेगा। अब आपसे मैं उम्मीद क्या करता हूँ, मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि देखिए आप जल्दबाजी मत करिए, कोई भी ठंडे दिमाग से सोच के देखिए क्या कर सकते हैं। ज़ीरो से शुरू आप नहीं कर सकते। एक्चुअली 68-500 में ऐसा हुआ था कि जो नेता लोग थे वो, आप एक्चुअली पता ही होता क्या है, आप लोग जो है ना नेता ही गलत चुन लेते हैं शुरुआत में। नेता अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, आप बैठे रह जाते हैं। 68-500 में यही हुआ था, 69,000 में यही हुआ। वो जो मुझे डर था, मैंने एक मित्र को ये बात कही भी थी, लेकिन शायद हमारा आकलन फिर भी थोड़ा गलत हो गया। ये लिस्ट आने से 6 या 7 दिन पहले मैंने उनको कहा था कि मित्र, बहुत ही मतलब जानकार मित्र हैं मेरे, ऐसी बात नहीं, उनका बहुत सहयोग रहा 68-500 में। तो मैंने उनको कहा था कि शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा ये कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, रिजर्वेशन से तो खिलवाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी चाहे कर लें। लेकिन मुझे भी लगा है यार इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप ये सोच के देखिए, कोई बीटीसी वाला बंदा जिसके गुणांक अच्छे हो, बीटीसी या बीएड कोई भी हो, जिसका गुणांक अच्छा है, जो जनरल कैटेगरी का पास है, ऐसा कोई बच्चा है जो सिलेक्शन ना लिया हो आपके आसपास, मुश्किल से कोई बिरला 1-2 बच्चा मिला। देखो मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो न्याय संगत बात है वो कही जानी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं इसमें, देखिए अब एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। देखो मैं इतना, मुझे उसका मतलब उसका पास्ट पता है, उसका कैरेक्टर पता है, और स्पेशली मैं नहीं हूँ वो बंदा, ठीक है। तो
उस व्यक्ति की वजह से, उस टीम की वजह से आज तक 68-500 की लड़ाई जीवित है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, और जितना 68-500 ने झेला है वो 68-500 वाले भाइयों से आप पूछ सकते हो। शायद 2015 बैच वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन 2013-14 वाले बता सकते हैं। तो आप इस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बातें करके आपको निराशा नहीं होगी, और जो व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं सही तरीके से, वो ही संपर्क करें, है ना। जो अफेक्टेड हैं, जो सही में उनको लगता है कि पीड़ित हैं, वो ही एक नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। और मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका, मेरा आपके किसी भी चीज़ से कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 6386863627, ठीक है, 6386863627। ये व्यक्ति आपको लखनऊ में मिल सकता है 8 तारीख के बाद। आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये निराश नहीं करेंगे। और 68-500 वालों को आज तक निराश नहीं किया है। जितना कार्य किया गया है वो अच्छे से किया गया है, और सिर्फ अभी हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ अभी आपको कार्य करने के ग्राउंड पे, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो इतना ही कहने के मैं 69,000 वालों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो गलतियाँ की हैं, हमसे भी आकलन में गलती हुई, मुझे उस टाइम पे ही शायद सोच लेना चाहिए था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो शायद ये नौबत ना देखनी पड़ती। लेकिन आकलन में गड़बड़ हुई तो हुई, अब मैं करूँ क्या। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैंने एक बार बोला भी अपने मित्र को, मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी का मतलब इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो मित्रों ये बात भूल जाइएगा कि आपको 2 महीने में 3 महीने में रिलीफ मिल जाएगा इस चीज़ से, भूल जाइएगा। अगर आपको नहीं लगता 2-3 महीने में, आपको लगता है जल्दी में आप कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, तो भूल जाइए इस चीज़ को, नहीं हो सकता। आप कहें कि चले जाइए, कितना कोशिश कर लीजिए, आपका केस एक लिस्ट में डाल लीजिए जाएगा, कचरे के डब्बे में, कोई नहीं पूछेगा उसको। इसमें इंटेंसिव आपको जाके कोर्ट में डेली जाके रह के काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बन सकता है। इतना आसान नहीं है आप गवर्नमेंट से लड़ना, आपको लगता होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो लोग लड़ चुके हैं उनसे पूछ के देखिए, और आपको सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं 1.5-2 साल से क्या ही चल रहा है कोर्ट्स में, तो मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसे खाली भी नहीं जाने दिया जा सकता कोई चीज़ को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना ही कहूँगा मैं। इसके अलावा 68-500 वाले भाइयों को कह देना चाहता हूँ कि देखो, हमारी टीम जल्द से जल्द उस कार्य पर दोबारा से काम शुरू करने वाली, क्योंकि लॉकडाउन था, कोर्ट्स खुल नहीं रहे थे, अर्जेंसी वाली केसेस ही सुने जा रहे थे। हो सकता है लिस्ट से निकलवा के लगवाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस बात से निश्चिंत रहें कि आपका कार्य पूरे तरीके से किया जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं कौन हूँ क्या हूँ इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने क्या बोला या क्या बातें मैंने समझाई आपको, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कैसे मेहनत होगी वो भी आपको शायद आगे में बता दिया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।